हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप लोग का आपके अपने आरएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो संध्या 6:30 बजे हैं और मैं हर रोज़ की तरह आज भी प्रस्तुत हूं आपके लिए लेकर बिहार एसएससी सीजीएल 3 रुक्मणी पब्लिकेशन का सेट नंबर 4। तो आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 4। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 3 तक कर लिए हैं और स्पार्क पब्लिकेशन के भी सारे सेट हम लोगों ने कर लिए हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें और अपने एग्ज़ाम में एक बेहतर सहयोग प्राप्त करें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सेट नंबर 4 और हम लोगों का ये मिशन सचिवालय चल रहा है। तो इसमें हम लोग कंटिन्यू हर दिन एक एक सेट करते रहेंगे और चाहे वो संडे हो, मंडे हो, कोई भी दिन हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग एक सेट ज़रूर करेंगे। तो चलिए हम लोग आज का शुरू करते हैं सेशन। आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और आप लोग को हमारा ये सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन और आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कमेंट कर बताएं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, साओ paulo। ठीक है, तो साओ paulo जो है वो ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर है। और ब्राज़ील को क्या कहा जाता है? तो कहवा का पात्र ब्राज़ील को कहा जाता है और इसकी सबसे बड़ी शहर साओ paulo जो है वो यहाँ कहवा का उत्पादन होता है। ठीक है, और यहीं पे जो है वो आप लोग कह सकते हैं कि विश्व में सबसे बड़ी उत्पादक कहवा की ब्राज़ील ही है। तो अब आप लोग देखिएगा कि ब्राज़ील की मुद्रा क्या है। तो ब्राज़ील की मुद्रा जो है वो रियाल है। तो ये सारी बात आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 2 पे। और दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है? बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है, दूसरा देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर कीजिए आप लोग और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन। तो बोथनिया की खाड़ी जो है स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है और आप लोग कह सकते हैं कि ये बाल्टिक सागर में आता है। और आप लोग बताइएगा कि फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? तो फिनलैंड की राजधानी जो है वो हेलसिंकी है। और फिनलैंड का मुद्रा कौन सा है? तो यूरो है। और यहीं आपसे अगर पूछ लिया जाए कि स्वीडन की राजधानी कौन सी है, तो स्वीडन की राजधानी जो है वो कौन सी है? तो स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। और मुद्रा क्या है? तो मुद्रा जो है वो क्रोना है। आप लोग करोना नहीं याद रखिएगा, क्रोना, करोना से आप लोग कोरोना याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 3 पे। और 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? बैडमिंटन के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? तो आप लोग को ये पता होगा, आप लोग आंसर कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? तो कोर्ट कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें कुछ टर्म जान लेते हैं जो बैडमिंटन के टर्म होते हैं। हम लोग को एग्जाम में पूछ लिया जाता है शब्दावली, तो हम लोग थोड़ा बैडमिंटन के शब्दावली को कुछ कुछ जान लेते हैं। तो आप लोग देखिएगा इसमें क्या क्या आता है। तो इसमें मैदान को कोर्ट का आता है, उसके बाद लॉन्ग सर्विस होता है, इसमें नेट फॉल्ट होता है, डबल ड्रॉप होता है। ये सारे वर्ड या शब्द किसके हैं? तो बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। और इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1934 में की गई थी। किसकी? तो इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 4 पे। भूकंप तरंगों का वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिस्मोग्राफी। तो हम लोग सिस्मोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं भूकंप के तरंगों और वेग का पता लगाने के लिए। ठीक है, और इसी में क्या होता है? तो बैरोग्राफ क्या करता है? तो बैरोग्राफ द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न और प्रश्न नंबर 5 पे। 5वां नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम में स्थापित किया गया। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। और अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 6। और 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है?
भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 प्रकार के। ठीक है, और ये मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में आते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत के संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद जो हैं वो 12 से लेकर 35 तक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और 44वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था? तो मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता था उसको निकाल के उसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया, या हम लोग कह सकते हैं कानूनी अधिकार बना दिया गया, और वो अनुच्छेद 300 कितने में? तो अनुच्छेद 300A में संपत्ति के अधिकार को जोड़ दिया गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 पे। छठा नंबर प्रश्न कह रहा है छठा नंबर तो हो गया हमारा, अब 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे। और 7वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा जोग जलप्रपात। और आप लोग को पता होगा ये जोग जलप्रपात किस राज्य में है? तो जोग जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में है। और किस नदी पे है? तो शरावती नदी पे है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। और आप लोग याद रखिएगा दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो दूध सागर जलप्रपात जो है वो गोवा में है। और हिरनी जलप्रपात कहाँ है? तो हिरनी जलप्रपात जो है वो झारखंड में स्थित है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 पे। और 8वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? तो इसका सही उत्तर बताइए आप लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, पहाड़ की कंदराओं में रहते थे। ठीक है, और पूरा पाषाण स्थल की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो आप लोग नाम याद रखिएगा, सर रॉबर्ट ब्रूसफुट। कौन? तो सर रॉबर्ट ब्रूसफुट 1863 में। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 पे। और 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है तो किस नदी के द्वारा बनाई जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गंगा। तो गंगा के द्वारा सबसे बड़ा डेल्टा बनाई जाती है। और आप लोग याद रखिएगा इसी में गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिलके ये डेल्टा का निर्माण करती है। और ये किस तरह की डेल्टा है? तो ये त्रिभुजा आकार की डेल्टा है। ठीक है, और इसी डेल्टा के क्षेत्र में एक वन पाया जाता है जिसे हम लोग मैनग्रोव वन या उसी का नाम सुंदर वन है। ठीक है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 पे। और 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 10 नंबर प्रश्न कर रहा है बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? तो आपको बताना है कि आप लोग बैडमिंटन खेलते होंगे तो देखते होंगे कि उसमें जो नेट लगा हुआ है वो ज़मीन से उसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1.55 मीटर। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। अब इसी में बैडमिंटन से हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो शब्द इस खेल से रिलेटेड है उनके कुछ शब्द देख लेते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है? स्मैश आता है, लव आता है, लेट आता है, ड्रॉप आता है, सेट पॉइंट आता है और हाई सर्विस आता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ये शब्द क्या है? तो ये बैडमिंटन खेल से रिलेटेड शब्द हैं। और यहीं आपसे पूछ ले कि टी गोल्फ जो है ये शब्द जो है वो किससे रिलेटेड है? तो ये जो है वो समतल भूमि या जहाँ से प्लेयर गोल्फ बॉल को पहली बार मारता है तो उस भूमि को कहा जाता है क्या? तो टी गोल्फ। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 पे। और 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो बताना है आपको इसमें से कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा, भारत एक संसदनात्मक प्रजातंत्र है। तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, और भारत की संसदीय व्यवस्था जो है वो कहाँ से ली गई है? तो वो ली गई है ब्रिटेन से। और ब्रिटेन जो है वो संसदीय प्रणाली का ब्रिटेन को जनक माना जाता है, ये भी हम लोग जानते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 पे। और 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? मरे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? तो आप लोग को बताना ये मर्रे और डार्लिंग जो नदियां हैं वो उनके द्वारा जो बेसिन बनाया गया है वो किस देश में है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये दोनों नदियां जो हैं वो हैं आपकी ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है,
और इसमें आप लोग याद रखिएगा कि ये मेडागास्कर जो है, तो ये मेडागास्कर हम लोग कह सकते हैं कि हिंद महासागर में मौजूद सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो मेडागास्कर है। और मेडागास्कर और अफ्रीका, ये दोनों अफ्रीका की जो मुख्य भूमि है, और मेडागास्कर जो है वो इसको अलग किसके द्वारा किया जाता है, तो मोजाम्बिक चैनल के द्वारा इन दोनों को अलग किया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 पे। और 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइए 13 का, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 350 का ए, ठीक है। और भारतीय संविधान के भाग कितने, तो 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक ये भाषा का उल्लेख किया गया है। तो आप लोग ये भी जरूर याद रखिएगा कि भाषा का उल्लेख संविधान के कितने से कितने किस भाग में किया गया है, तो भाग जो है वो आप लोग याद रखिएगा 17, और कितने से कितने अनुच्छेद, तो 343 से 351 अनुच्छेद के बीच किया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और प्रश्न नंबर, देखिए इसमें आप लोग एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि अनुच्छेद 351 में जो है वो हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है, ठीक है। और अनुच्छेद 343 ए जो है वो हिंदी को जो है वो राष्ट्रभाषा के रूप में उल्लेखित किया गया है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। और 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था। तो आपको बताना है ये कौन से राजा थे जिन्होंने विधि संहिता बनाया था प्रथम विश्व में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा हेमूराबी। तो हेमूराबी के द्वारा ही बनाया गया था विधि संहिता। और ये आप लोग याद रखिएगा कि ये कहाँ के शासक थे, तो ये शासक थे बेबीलोन के। कौन, तो हेमूराबी कहाँ के शासक थे, तो बेबीलोन के शासक थे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का प्रथम जो है विधि संहिता कौन सा है, तो मनु स्मृति। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो मनु के द्वारा लिखा गया है। तो मनु को हम लोग विधिवेत्ता भी कहते हैं, आप लोग ये भी याद रखिएगा। और मनु जो थे वो शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। और 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, तो हमारा 15 नंबर का प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे। तो आप लोग इसका आंसर कीजिएगा, क्योंकि ये आप लोग को मैंने कितने बार बताया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इकलौते ऐसे हैं जो भारत के 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति लगातार या अभी तक 2 बार राष्ट्रपति पद धारण नहीं किया है, ठीक है। अब आप लोगों को मैंने बताया था कि उपराष्ट्रपति पहले कौन थे, तो उपराष्ट्रपति पहले कौन थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिसे हम लोग सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी कहते हैं। तो वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने थे, और उन्होंने भी अपना पहला 2 कार्यकाल उपराष्ट्रपति पद पे ही निभाया। और उसके जस्ट बाद डॉक्टर राधाकृष्णन क्या बनते हैं, तो राष्ट्रपति बनते हैं जब राजेंद्र प्रसाद के कार्यकाल खत्म होती है। उसके बाद कौन बनते हैं, तो राधाकृष्णन ही बनते हैं। और राधाकृष्णन के जन्म दिवस पे ही हम लोग क्या करते हैं, तो शिक्षक दिवस मनाते हैं। कब, तो 5 सितंबर पे। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 पे। और 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, गुलाबों की लड़ाई हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, आप लोग फटाफट आंसर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड में। और ये गुलाबों की लड़ाई क्यों हुई थी, तो ये लड़ाई जो हुई थी वो सत्ता पाने के लिए हुई थी। और आप लोग ये भी याद रखिएगा कि रक्तहीन क्रांति, या जिसे गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं, तो ये भी कहाँ हुआ था, तो ये भी इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 पे। और 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए 17 नंबर का। और 17 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए अरुंधति रॉय जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
और अरुंधति राय को ये बुकर पुरस्कार जो है वो कब दिया गया था, तो 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए दिया गया था। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले। और आप लोग इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि मैन बुकर पुरस्कार जो है वो कब से शुरुआत हुई थी इसे देने की, तो इसे देने का जो शुरुआत हुआ था वो 1969 ईस्वी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि ये 1969 ईस्वी से दिया जा रहा है और ये अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 पे। और 18 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा में है। ठीक है, और जेनेवा कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है। और WHO का जो है स्थापना कब हुआ था, तो 7 अप्रैल 1948 में। आप लोग ये भी याद रखिएगा कि 1948 में WHO का गठन हुआ था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 पे। और 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, दिल्ली समझौते के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट कमेंट कर बताएं। और तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड इरविन। ठीक है, तो ये दिल्ली समझौता को एक और नाम से जाना जाता है, और उसे किस नाम से जाना जाता है, तो गांधी इरविन समझौता। और ये गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ये आप लोग को पता होगा, तो ये हुआ था 5 मार्च। आप लोग ये डेट जरूर याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 को। ठीक है, और 5 मार्च 1931 को ये जो समझौता होता है, इस समझौते से बहुत सारे हमारे राष्ट्रवादी नेता और हमारी भारत के जनता जो है वो नाराज़ हो जाते हैं। और वो क्यों नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि इसके बाद जो होते हैं हमारे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या हो जाती है, तो फांसी हो जाती है। और ये समझौता क्यों हुआ था, तो क्योंकि गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाया जाता है, और उसी में भाग लेने के लिए गांधी जी को मनाने के लिए ये समझौता किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये बात ज़रूर याद रखिएगा। और इसी समझौते के तहत गांधी जी क्या करते हैं, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो स्थगित कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 पे। और 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इवानोवो को क्या कहा जाता है, इवानोवो शहर को क्या कहा जाता है, तो रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो मैनचेस्टर कहाँ है, तो मैनचेस्टर जो है वो ब्रिटेन में है, लेकिन ये किस लिए नामी है, तो ये नामी है सूती वस्त्र के लिए। ठीक है, तो सूती वस्त्र के कारण ये मैनचेस्टर शहर नामी है, तो इसीलिए रूस में जो सूती वस्त्र है इवानोवो में बनता है, तो इसीलिए रूस के इवानोवो को मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो जापान का मैनचेस्टर जो है वो ओसाका शहर को कहते हैं। ठीक है, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है वो कानपुर को कहा जाता है। ठीक है, और भारत में सबसे अधिक श्रम शक्ति जो है वो किस में है, तो वस्त्र उद्योग में ही लीन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है, तो इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। तो नदी को हम लोग मानचित्र में नीले रंग से दर्शाते हैं। ठीक है, और हम लोग कह सकते हैं कि नीले रंग से जो है हम लोग जल को प्रदर्शित करते हैं मानचित्र में, तो इसीलिए इसमें नदी आंसर हो जाएगा। और अंतरिक्ष से देखने पे हमें पृथ्वी भी क्या करता है, तो नीले रंग का ग्रह दिखाई देता है। और मंगल जो है वो मंगल लाल रंग की ग्रह है, या लाल ग्रह के नाम से हम लोग मंगल को जानते हैं, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 पे। क्या करा, निम्नलिखित अभिलेखों में, 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में कालिदास का नाम मिलता है, तो आप लोग को बताना है किस में कालिदास का नाम मिलता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आप लोग कमेंट का जरूर बताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एहोल अभिलेख। ठीक है, तो एहोल अभिलेख में कालिदास का नाम मिलता है। और इस एहोल अभिलेख को किसने लिखा था, तो एहोल अभिलेख को
कौन लिखा था? तो रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था। और चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा ये क्या किया गया था? तो ये अभिलेख लिखवाया गया था। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा किसके द्वारा? तो चालुक्य वंश के शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, तो इन्हीं के द्वारा ये अभिलेख लिखवाया गया था। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 पे। और 23 नंबर प्रश्न कह रहा है वॉकर कप का संबंध किस खेल से है? तो आप लोग को आंसर बताना है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? वॉकर कप जो है वो गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, और गोल्फ से कुछ और भी कप हैं जिसे हम लोग याद रख सकते हैं। तो जैसे राइडर कप होता है, ठीक है, प्रिंस वेल्स कप होता है, नोमुरा कप होता है या नोमुरा ट्रॉफी, और मुथैया गोल्ड कप भी होता है आपका। ये गोल्फ से रिलेटेड कप है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रख सकते हैं। और हम लोग हॉकी से संबंधित कप को भी याद रखते हैं। तो हॉकी से कौन कौन सा हो जाएगा? तो आगा खां कप हो जाएगा, उसके बाद लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हो जाएगा, ध्यानचंद ट्रॉफी हो जाएगा, नेहरू ट्रॉफी हो जाएगा। तो ये सारे किससे हैं? तो हॉकी से रिलेटेड कप हैं। और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 पे। और 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? हर्षवर्धन पुत्र था। तो आपको बताना है हर्षवर्धन किसका पुत्र था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। कौन? तो हर्षवर्धन। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। और पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? तो नरवर्धन जो थे वो पुष्यभूति वंश के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, और हर्षवर्धन जो है वो राजधानी जो है वो थानेश्वर से कहाँ कर दिया था? तो थानेश्वर से कन्नौज राजधानी बना लिया था। ठीक है, और हर्षवर्धन की बहन का नाम क्या था? तो राजश्री, और भाई का नाम क्या था? तो राजवर्धन। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है? भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है? 26 नंबर प्रश्न, सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था टोकन करेंसी किसने लागू की? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही ये सांकेतिक मुद्रा जिसे हम लोग टोकन करेंसी कहते हैं ये लागू किया गया था। और इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने चांदी के मूल्य के बराबर का तांबा के सिक्के चलाए थे। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय सबसे अधिक विद्रोह हुआ था। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग इसमें एक चीज़ और याद रख सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक सबसे अधिक क्षेत्रफल पर शासन करने वाले सल्तनत काल के सुल्तान थे। ठीक है, और दीवान-ए-कोही जो एक कृषि विभाग था तो इसकी स्थापना भी किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 पे। और 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पिछले ही सेट में हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 पे। और 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी पहाड़ी। और आप लोग याद रखिएगा ये नीलगिरी पहाड़ी जो है वो तमिलनाडु में स्थित है और इसी पे टोडा जनजाति निवास करती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 पे। और 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अकबर। ठीक है, तो अकबर के काल में ही हम लोग कहते हैं कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 77%। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। और 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं?
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। और 32 नंबर प्रश्न कह रहा है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। कब किया जाता है? तो 1600 ईस्वी में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। और 33 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व में सर्वप्रथम कोविड-19 की वैक्सीन विकसित कर लेने का दावा किया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रूस। तो रूस ने स्पुतनिक वी जो है वो कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया था। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। और 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अस्थाई बंदोबस्त। और अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कब प्रारंभ की जाती है? तो 1793 में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। और 35 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, और अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछ लिया जाता तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे? तो क्लाइव थे। ठीक है, और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग। और बंगाल गवर्नर जनरल पहले वॉरेन हेस्टिंग और अंतिम गवर्नर भी वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम वेंटिक। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो भी हो जाएंगे लॉर्ड विलियम वेंटिक। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का प्रथम वायसरॉय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसरॉय जो था वो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, तो ये सारे बात आप लोग याद रखिएगा। और एक चीज़ आप लोग याद रख सकते हैं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। और 36 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए ये भी आप लोगों को मैं बताया हूँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, बंगाल अधिनियम ये 17। ये मैंने आपको बताया था कि ये अनुच्छेद या आप लोग कह सकते हैं धारा 17 के तहत इसे ख़त्म किया गया था, सती प्रथा को। और कब ख़त्म किया गया था? तो 1829 में। किसके काल में? तो आप लोग को ये पता होगा कि राजा राम मोहन राय के प्रयास से ये ख़त्म किया गया था। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। और उस समय किनका था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के ही काल में ये ख़त्म किया गया था। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दास प्रथा किसने ख़त्म किया था? तो दास प्रथा ख़त्म कौन करते हैं? तो लॉर्ड एलनबरो के द्वारा। कब किया जाता है? तो 1843 में। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 37 पे। और 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर आप लोग कीजिएगा। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर सी, पुष्कर सिंह धामी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। निम्न में से कौन संविधानोत्तर संस्था है? तो आप लोग को बताना है कौन सा इसमें से संवैधानिक संस्था नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग जो है वो संवैधानिक संस्था नहीं है। देखिए संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो ये अनुच्छेद 315 के तहत आता है। ठीक है, और वित्त आयोग तो आप लोग को पता होगा 280 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। और चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में आता है? तो 324 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप लोग ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। क्या कह रहा है, बिपिन चंद्र पॉल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? तो इसका सही उत्तर आप लोग कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उदारवादी। ठीक है, और हम लोग इन्हें किस रूप में जानते हैं? तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये जो त्रिरत्न थे गरम दल के, कौन कौन से? तो बाल, पाल,
लाल बाल पाल हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो लाल बाल पाल मतलब लाला लाजपत राय। बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो इन्हीं में से ये थे, और ये बाद में गरम दल में आ जाते हैं, लेकिन शुरुआत में ये क्या रहते हैं, तो प्रारंभ में ये उदारवादी ही रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 40 पे, और 40 नंबर प्रश्न कर रहा है बिहार दिवस 2022 की थीम क्या घोषित की गई थी। तो इसका सही उत्तर आप लोग कीजिए कि इसका थीम क्या है। तो इसका आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल जीवन हरियाली। ठीक है, और बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। आप लोग ये भी याद रखिएगा, 22 मार्च। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, और 41 नंबर प्रश्न क्या करा है, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस वरिष्ठ अधिवक्ता को न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 41 का, तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत भूषण। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की, आप लोग को ये बताना है। और 42 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का, तो ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न क्या करा है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता। तो 43 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कैरोलिना बिलावास्का। ठीक है, तो 43 का उत्तर क्या हो जाएगा, कैरोलिना बिलावास्का जो है वो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था। तो इसका सही उत्तर आप लोग कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भू राजस्व से। ठीक है, तो आप लोग को याद होगा कि ये एक तरह का क्या था, तो गैर मुस्लिम से लिए जाने वाला भू राजस्व था, जिसे क्या कहा जाता था, तो खराज कहा जाता था। ठीक है, और वहीं मुस्लिम से लिए जाने वाला भू राजस्व को क्या कहा जाता था, तो उस्र कहा जाता था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, उस्र कहा जाता था। ठीक है, और अब जो जक़ात भी उस टाइम पे लिया जाता था, तो जक़ात किसे कहते थे, तो जक़ात कहा जाता था, मुस्लिम से लिए जाने वाला कर को जक़ात कहा जाता था। ठीक है, और जजिया कर किसे कहते थे, तो गैर मुस्लिम से लिए जाने वाले कर को क्या कहते थे, तो जजिया कर कहते थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, एतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर आप लोग कीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। ठीक है, और जहांगीर क्यों होगा, क्योंकि जहांगीर के आप लोग कह सकते हैं ससुर थे, या जहांगीर की जो पत्नी थी तो नूरजहां, तो उन्हीं के पिता का नाम क्या था, तो ग्यास बेग था, और उन्हीं को एतमादुद्दौला कहते थे। ठीक है, या उनकी उपाधि जो दिया गया था उन्हें, वो एतमादुद्दौला की उपाधि दिया गया था। और 1627 में अपने पिता के मृत्यु के याद में ही क्या करती हैं, तो आगरा में एतमादुद्दौला का क्या किया जाता है, तो मकबरा बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, और 46 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, द एंड गेम उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो इसका सही उत्तर आप लोग कीजिएगा, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एस हुसैन जैदी। एस हुसैन जैदी जो हैं वो द एंड गेम उपन्यास के लेखक हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 47 पे, और 47 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र से, क्योंकि इनका जन्म जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में ही हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था, तो 476 ईस्वी में। ठीक है, और आर्यभट्ट की रचना कौन सी है, तो आर्यभट्टियम, या इसको हम लोग सूर्य सिद्धांतिका कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और आर्यभट्ट को दशमलव प्रणाली या शून्य का आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, और पाई का मान्य भी आर्यभट्ट के द्वारा ही निकाला गया था। ठीक है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। और इन्हीं के हम लोग कह सकते हैं कि आर्यभट्ट के नाम पे जो हमारा पहला उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह था, उसका नाम हम लोग आर्यभट्ट ही दिए थे। और वो कब छोड़ा गया था, तो 1975 में उसे हम लोग बनाया गया था। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 48 पे, और 48 नंबर प्रश्न कह रहा है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
सी जो हो जाएगा 18 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, 31 अक्टूबर को जो है वो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और ये राष्ट्रीय एकता दिवस इस दिन क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हमारे वल्लभ भाई पटेल का उस दिन जयंती है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो भारत के एकीकरण के रूप में जाने जाते हैं, तो इसीलिए राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं। और 22 दिसंबर क्या है, तो 22 दिसंबर को हमारे उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और सबसे बड़ी रात होती है, तो ये बात भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 49 पे। क्या कह रहा है, पुलित्जर पुरस्कार 2021 किस भारतीय मूल की महिला को दिया गया, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताएं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेघा राजगोपालन, ठीक है। तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 50 पे। और 50 नंबर प्रश्न कह रहा है, विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूजा जातियान, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, पूजा जातियान जो है वो पहली महिला बनी जो तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीत पाई या जीतने में सफल हुई। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 51, जो यहाँ से हम लोग का विज्ञान के सेक्शन का प्रश्न शुरू होता है। तो आप लोग फटाफट हमें आंसर कर बताएं। चलिए हम लोग देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। और 51 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, शक्ति का विमीय सूत्र। तो शक्ति का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही है, ml/T-3, ठीक है। और शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, तो किया गया कार्य बट्टा लगा समय, मतलब कार्य करने की दर ही हम लोग कह सकते हैं कि शक्ति है। तो इस पे हम लोग बनाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर कौन सा, तो 52। और 52 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बॉयल्स के नियम का सूत्र है। तो इसका आप लोग आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बॉयल्स का नियम क्या कहता है, तो बॉयल्स का नियम कहता है स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो दाब का व्युत्क्रमानुपाती कौन सा है, आयतन। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी में है, भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पी है, ठीक है। और चार्ल्स का नियम क्या कहता है, तो स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप की सीधा अनुपाती होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 53 पे। और 53 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा ऊर्जा के साथ निर्धारण। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, असंभव है, ठीक है। अब हम लोग इस देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 54। और 54 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो 54 नंबर प्रश्न कह रहा है, सरल लोलक की प्रभावी लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आवर्तकाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1% है, तो जी के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होती है। तो इसका आप लोग बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही आप लोग कह सकते हैं कि कठिन प्रश्न है एक तरह से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 4%, ठीक है। तो इसे आप लोग ज़रूर बनाइएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 55 पे। और 55 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एमआरआई जो है, एमआरआई स्कैनिंग वो चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है, ठीक है। और आप लोग याद रख सकते हैं सीटी स्कैन जो है वो एक्स किरण का उपयोग होता है सीटी स्कैन में, और रेडियोथेरेपी में गामा विकिरण का यूज होता है, और एंजियोग्राफी में भी एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 56। और 56 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, अभिकेंद्रीय बल सदैव कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश, ठीक है। और वहीं आपसे पूछ लिया जाए अपकेंद्रीय बल, तो वो क्या करता है, तो वृत्त से बाहर की ओर कार्य करता है, या हम लोग कह सकते हैं कि केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है। और वो अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में काम करता है अपकेंद्रीय बल, ठीक है।
और आप लोग याद रखिएगा कि अपकेंद्रीय बल जो है वो हम लोग वृत्त के केंद्र के बाहर की ओर कार्य करता है, ये तो मैंने आपको बताया। और ये किस तरह का बल है, तो एक आभासी बल है, ठीक है। और ये जो है वो इसका एग्जाम्पल जो होता है वो मौत का कुआं आप लोग देखेंगे, तो मौत के कुएं में ये अपकेंद्रीय बल के आधार पे ही वो खेल हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 57 पे। और 57 नंबर प्रश्न कर रहा है सही कथन छांटिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग इसमें से देख कर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चाल में केवल परिणाम व वेग में परिणाम एवं दिशा दोनों होते हैं। तो चाल क्या है, चाल जो है वो एक अदिश राशि है, और वेग क्या है, तो वेग जो है वो एक सदिश राशि है। और आप लोग वेग का मात्रक क्या, हम लोग चाल या वेग का मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। और आप लोग एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का ऐसा मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। मैं इसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्या दिया गया है, वेग के परिवर्तन को चाल कहते हैं, ये गलत है, क्योंकि वेग के परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो वेग के परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको त्वरण का भी ऐसा यूनिट बता दिया, क्या, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 58। क्या कर रहा है, यदि परिक्षेप्य के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास होगा। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए। तो मैक्सिमम परास का फॉर्मूला क्या होता है, अधिकतम परास का फॉर्मूला ये आर से हम लोग दर्शाते हैं, और ये हो जाता है यू स्क्वायर अपॉन जी। तो क्या कर रहा है, अगर यू को दोगुना कर दिया जाए तो आर क्या हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, आर क्या हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 59 पे। और 59 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पोलियो, ठीक है। तो ये सही उत्तर है। और आप लोग याद रखिएगा कि पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी, तो पोलियो वैक्सीन की खोज जोनास साल्क के द्वारा किया गया था, ठीक है। और पोलियो में जो है वो पॉलीमिलाइट्स नामक वायरस होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 60 पे। और 60 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो 60 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, तो 60 नंबर प्रश्न कर रहा है, परमाणु के उपकोषों के भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो इसका सही उत्तर आप लोग कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑफ बॉल के सिद्धांत। तो हम लोग जानते हैं जो उपकक्षा हम लोग भरते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 इस तरह से भरते हैं ना। तो s2 होता है, p6 होता है, d10 होता है, f14 होता है। तो ये सारे क्या हैं, तो ऑफ बॉल के सिद्धांत पे ही ये काम करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 61। और 61 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है। तो इसका 61 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 61 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 62। और 62 नंबर प्रश्न कहता है, सीमांत घर्षण निर्भर करता है। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तरल की प्रकृति और अभिलंब प्रक्रिया पर। क्योंकि क्या होगा कि अगर घर्षण नहीं होगा तो हम लोग सही से चल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 63 पे। और 63 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तो 63 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है। तो 63 नंबर का आप लोग आंसर कीजिए। और 63 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेथिल एल्कोहल, ठीक है। तो मेथिल एल्कोहल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसी में आप लोग याद रख सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हो जाता है CaOCl2, ठीक है। और आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी फॉर्मूला याद रखिएगा, और फिटकिरी का भी फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि वो कभी भी हम लोग से एग्जाम में इन सब में से कोई सा भी एक पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर
64 पे। और 64 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ऑक्जालिक अम्ल H2C2O4 में कार्बन की संयोजकता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 65 पे। जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति कहलाती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी। ठीक है, तो जल की कठोरता दो तरह की होती है, एक अस्थायी कठोरता होती है और एक अस्थायी। तो जो अस्थायी कठोरता होती है वो आपको उबालकर या कलार्क विधि से दूर की जा सकती है, और जो अस्थायी कठोरता होता है वो आपको सोडा विधि, केल्गॉन विधि और कौन सा, तो आयन विलयन रेजिन विधि और परम्यूटेट विधि, इन सारे विधियों से दूर की जा सकती है। और इसी में आप लोग एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये अस्थायी कठोरता आती कैसे है, तो ये आती है जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट के मिलने से। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 66। और 66 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन को। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 67 पे। किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तुल्यांक भार गुने संयोजकता। तो इसको हम लोग परमाणु भार के बराबर मानते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 68। और 68 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 68 का आप लोग सही उत्तर बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य तरंगों के बीच अवरक्त स्थित होता है। तो देखिए हम लोग इसमें एक चीज़ याद रख सकते हैं। तो देखिए ये हो गया गामा किरण, उसके बाद एक्स किरण, उसके बाद यूवी किरण, और उसके बाद कौन सा, तो आप लोग कह सकते हैं विजिबल किरण, उसके बाद इंफ्रारेड, और फिर माइक्रोवेव, और फिर रेडियो वेव। तो हम लोग इसको इस तरह से याद रखते हैं। तो जब गामा किरण से रेडियो वेव की तरफ हम लोग जाएंगे तो क्या होगा, आवृत्ति जो है वो आवृत्ति इसकी घटेगी, और जब हम लोग गामा से रेडियो की तरफ जाएंगे और इसी में क्या होगा, तो जो तरंग दैर्घ्य होगा वो तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा। तो आप लोग इसे इस तरह से याद रख सकते हैं। तो देखिए हम लोग से क्या पूछा गया था, तो हम लोग से पूछा गया था अवरक्त किरण मतलब, और अवरक्त किरण किस किस के बीच पाया जाता है, तो सूक्ष्म किरण और दृश्य किरण। तो दृश्य किरण क्या है, तो ये हो गया आपका, तो आप लोग इससे आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 69 पे। और 69 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 15 से 18 बार। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि मनुष्य की सामान्य नाड़ी दर क्या होती है, तो 72 बार प्रति मिनट। और भ्रूण मतलब भ्रूण या आप लोग कहते हैं या भ्रूण अवस्था में जो शिशु होता है उसका अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उसका हृदय जो है वो 130 बार 1 मिनट में धड़कता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 70 पे। क्या कहता है, वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है। तो ये आप लोग इसका आंसर बताइए, और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी को क्या कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। और इसके क्या कहते हैं, हमारे शरीर में इसे हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, तो STH मतलब क्या कहते हैं, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन इसको कहते हैं, STH को। ठीक है, और इसकी अधिकता से क्या होता है, तो इसकी अधिकता से हम लोगों में भीमकाय शरीर बढ़ती है, और इसके कमी से बौनापन हो जाता है। ठीक है, तो इसका बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 71। और 71 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें आप लोग बताइएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है, क्योटो प्रोटोकॉल
वायवीय परिवर्तन ये सही सुमेलित है, ठीक है। क्योंकि आप लोग याद रखिएगा ये बेसेल संधि, तो ये जो है वो खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों का जो है वो सीमा पार स्थानांतरण को नियंत्रण करने के लिए बेसेल सभा बनाई गई थी, ठीक है। और आप लोग ये सी में है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो ओजोन परत संरक्षण के लिए बनाया गया था, ठीक है। और रामसर सभा जो है वो आप लोग जानते ही होंगे, तो ये क्या तो नम भूमि या आर्द्र भूमि के लिए बनाया गया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 72। और 72 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, लैंगरहैंस के द्वीप को इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं, तो ये लैंगरहैंस द्वीप कहाँ स्थित होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा अग्नाशय। तो अग्नाशय में लैंगरहैंस के क्या बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। और अल्फा कोशिका से क्या स्रावित होता है, तो ग्लूकागॉन स्रावित होता है। और गामा कोशिका से, तो गामा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन स्रावित होता है। तो ये तीनों आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 73 पे। और 73 नंबर प्रश्न कर रहा है, किस हार्मोन द्वारा हृदय स्कंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एड्रीनेलिन। और एड्रीनेलिन को हम लोग किस रूप में जानते हैं, तो इसे लरो एवं उरो हार्मोन के रूप में भी हम लोग इसे जानते हैं, ठीक है। और ये उत्तेजना के समय इसका अधिक स्रावन होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 74 पे। और 74 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 6 महीने के अंदर बीसीजी का टीका लगना चाहिए नवजात को, ठीक है। और बीसीजी का हम लोग फुल फॉर्म क्या होता है, तो वेसिलस कालमेटेड ग्यूरिन, ठीक है। तो ये बीसीजी का फुल फॉर्म है, तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम लोग कुछ टीका को देख लेते हैं, जैसे टेटनस का टीका जो है वो डीपीटी के अंतर्गत आता है, काली खांसी का टीका भी डीपीटी के अंतर्गत आता है, और डिप्थेरिया का टीका भी डीपीटी के अंतर्गत आता है, और टाइफाइड का टीका टीएबी के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 75 जो आज के सेशन का हमारा आखिरी प्रश्न है। और आप लोग आंसर कर बताएं, तो इसका क्या है, सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही उत्तर है फ्लोरीन जो है वो सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग को मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, कल के सेशन में मैंने आप लोग को बता दिया था क्या, तो ओजोन गैस संरक्षण दिवस, तो ओजोन गैस संरक्षण दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि मैंने शायद कल 17 सितंबर बता दिया था, तो इसे आप लोग ज़रूर सुधार लीजिएगा। और आप लोग अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। और अगर आप लोग को हमारा ये सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसे लाइक और शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की बटन को भी प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में एक और सेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और ज़ोरों शोरों से पढ़ते रहें। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।